इंडियन कार्टून उर्फ एनिमेशन इंडस्ट्री ने 2014 में 4,490 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, जो उनके ही पिछले साल वाले रेवेन्यू से 13% ज्यादा था। जबकि वहीं अगर हम जापानीज एनिमेशन की बात करें तो इसका क्रेज दुनिया भर में इतना ज्यादा बढ़ गया है कि इसने पिछले साल 140 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। किंतु अगर देखा जाए तो ये दोनों एक ही काम कर रहे हैं, दुनिया को कार्टून्स दिखाने का। तो आखिर इनके नाम और इनकी कमाई में इतना बड़ा अंतर आया कैसे? इतना ही नहीं, चाहे एनीम हो या कार्टून, दोनों ने OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पे छलांग मार ली है और दोनों एक दूसरे को कांटे की टक्कर दे रहे हैं। तभी तो एक तरफ जहां फेमस एनीम नारुतो शिपुडन इंडिया के टॉप 10 स्ट्रीम शोज में शामिल था, वहीं रिलीज के कुछ ही दिनों में छोटा भीम को नेटफ्लिक्स पे 27+ मिलियन व्यूअर्स ने देखा था। ऐसे में इस कंपटीशन में कौन है वो जिसे देखने को हर कोई हो जाता है मजबूर, और कौन है वो जो कम इंटरेस्टिंग होने की वजह से हमारी आंखों से हो जाता है दूर? आइए जानते हैं इन अवर वीडियो जापानीज एनिम वर्सेस इंडियन कार्टून्स। इनके बीच की इस तकरार की शुरुआत पहले इन्हीं की शुरुआत के बारे में जानकर करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले इंडियन कार्टून्स की बात करेंगे, जो आज भले इंडियंस को एक आंख नहीं भाते, वैसे ही हम किरण को स्पेसशिप तक उड़ाएंगे। Boring. लेकिन उन्हीं इंडियंस को ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ एनिमेशन की शुरुआत 1934 में ऑन अ मूनलाइट और द पी ब्रदर्स से ही ऑफिशियली हो गई थी। हालांकि ये सिर्फ 3-4 मिनट की फिल्म थी जिसे गिने चुने लोगों ने ही देखा था, और इसी संख्या को ढेर सारा बनाने के लिए इस रेस में एंट्री मारी डिज्नी के क्लेयर वीक्स ने, जिन्होंने इंडिया में न सिर्फ पहला एनिमेशन स्टूडियो स्टैब्लिश किया बल्कि इंडियंस को एनिमेशन की ट्रेनिंग भी दी। फिर जैसे जैसे ये एनिमेशन इवॉल्व होने लगे वैसे वैसे ये इंडिया में ट्रेन करने लगा है। लेकिन एनिमेशन से पहले की दुनिया इंडियंस के लिए काफी अलग थी, क्योंकि लोग यहाँ कार्टून्स देखते तो थे पर स्क्रीन्स पे नहीं, बल्कि कॉमिक बुक्स, न्यूज़पेपर्स या मैगजीन में। ये कार्टून्स का वो एवरग्रीन फेज था जो आज भी फॉलो होता है। इसीलिए आज भी आपको जोक्स या चुटकुलों के साथ न्यूज़पेपर या मैगजीन में ये गैग कार्टून्स नजर आते हैं। जबकि अगर हम जापान की बात करें तो पूरी दुनिया जानती है कि वो खुद को बाकी दुनिया से 4 कदम आगे रखने में बिलीव करता है। अपने इसी बिलीव को साबित करते हुए जापान ने अपने यहाँ एनिमेशन की शुरुआत 1917 में ही कर दी थी। लेकिन आगे बढ़ने की इस रेस में जापान को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था, क्योंकि जिस वक्त जापान ने एनिमेशन की दुनिया में कदम रखा वो साइलेंट दौर था और लोग बस अपने अपने बनाए कटआउट्स के जरिए ही एनिमेशन दिखा पाते थे, जो बनाना उनके लिए काफी कॉस्टली था। इसी महंगाई की मार के चलते डिज्नी के कार्टून्स की बदौलत और वेस्टर्न के तगड़े एनिमेशन की मेहरबानी ने जापान के सभी एनिमेशंस को दुनिया की नजरों में मिट्टी में मिला दिया था। लेकिन जापान ने हार नहीं मानी और कई सालों की मेहनत के बाद उसने 1950s में फाइनली जापान के अलग अलग हिस्सों में अपना एनिमेशन स्टूडियो स्टैब्लिश करना शुरू किया। इतना ही नहीं, फेमस जापानीज डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हिरोशी टाकाहाटा ने 1948 में जापान एनिमेशन फिल्म्स को खरीदकर उसका नाम टॉय डोगा रखा, वो भी किसी इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बल्कि ईस्ट का डिज्नी बनने के मकसद से। इसे उनके ही भरोसे का फल कह सकते हैं। आज जापानीज एनिमेशन वर्ल्ड वाइड एक अलग ही रिकॉर्ड बना रहा है। पर अब यहाँ सवाल ये आता है कि अगर दोनों ही देशों में एनिमेशंस बन रहे हैं तो इन्हें अलग अलग नाम एनीम और कार्टून के नाम से क्यों जाना जाता है? अगर लॉजिकली देखें तो एनीम हो या कार्टून दोनों एक ही है, लेकिन अगर हम इसे टेक्निकली देखें तो एनिमेशन, जिसका एब्रिविएशन एनीम है, वो सभी फॉर्मेट्स में आती है, टीवी सीरीज से लेकर एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म्स और फीचर फिल्म्स तक। वहीं कार्टून्स विजुअल आर्ट का एक 2D इलस्ट्रेशन है जिसे यूजुअली जोक्स और ह्यूमर को दिखाने के लिए यूज किया जाता है। हालांकि बदलते वक्त के साथ ये कार्टून्स भी काफी बदले हैं, इसीलिए ये भी अब एनिमेशंस में कन्वर्ट हो चुके हैं। माने दोनों चीजें एक ही हैं, बस जापानी वालों को हम एनिम बोलते हैं और इंडियन वाले को कार्टून्स। अब जब हमें दोनों के बीच का अंतर पता चल ही गया है तो आइए जरा इनके ग्रोथ की बात कर लेते हैं, क्योंकि अब बारी है ये जानने की कि किसकी ग्रोथ हुई है ज्यादा और किसको नहीं हो रहा थोड़ा भी फायदा। इसके लिए हम पहले एनीम की बात करते हैं, जिसने 1980s में ना जाने कितने एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसके लिए उन्होंने गनडैम, मैक्रोस, ड्रैगन बॉल जैसे कई एनीम रिलीज किए ताकि वो एनिमेशन की दुनिया में अपना नाम बना सकें। लेकिन उनका सिक्का पूरी तरह तब चमका जब 1990s में पिक्चर में पोकेमॉन आया, जो अपने कार्ड गेम्स, टॉयज, मूवीज सब की वजह से दुनिया भर में फेमस होने लगा। वहीं अगर इंडियन कार्टून्स की बात करें तो उसके लिए सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन एनिमेटर राम मोहन ने दिया है, जिन्होंने दूरदर्शन पे एक, अनेक और एकता को 1974 में, गाया बाया को 1986 में लॉन्च करके किया था। उसी दौरान एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री भी अपने एड्स में एनिमेशन का भरपूर उपयोग कर रही थी ताकि वो लोगों को कुछ नया और अलग दिखा पाए।
पर आज दोनों इंडस्ट्रीज का वक्त बदल गया है। एक तरफ एनीम है जो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है, वहीं इंडियन कार्टून्स को आजकल बच्चों ने भी देखना कम कर दिया है। इसलिए तो जिस कार्टून नेटवर्क पे कार्टून देख देख कर हमने अपना बचपन बिताया है, उसका नाम आज टीआरपी रेटिंग्स में टॉप 5 में आता भी नहीं है। वहीं अगर हम हाईएस्ट टीआरपी कार्टून शो इन इंडिया की बात करें तो वो डोरेमोन है, जो एक जापानीज एनीम है जिसने 2005 में इंडिया में दस्तक दी थी। और इसके आते ही इंडियन बच्चों ने कार्टून को बाय बाय बोलकर एनीम की तरफ टीवी के रिमोट को मोड़ दिया था, जिनके धोखेबाजी के रीजंस थे ये। नंबर 1, सब्जेक्ट एंड स्टोरी लाइन। इस धुआंधार कंपैरिजन की शुरुआत हम एनीम और कार्टून के सब्जेक्ट से करते हैं, जिसके लिए हम सबसे पहले कार्टून्स जैसे छोटा भीम, मोटू पतलू, एडवेंचर्स ऑफ छोटा बीरबल का एग्जाम्पल लेंगे। इन सभी कार्टून्स को अगर आपने देखा है तो आपने देखा होगा कि इनका सब्जेक्ट काफी मिलता जुलता है, क्योंकि ये सभी हमारे कल्चर को दिखाने की कोशिश करते हैं और इसी सब्जेक्ट की वजह से इनकी स्टोरी लाइन भी सेम रहती है, विद द कंक्लूजन बुराई पे अच्छाई की जीत। वहीं एनिम में हर टाइप की स्टोरी लाइन हमें देखने को मिल जाती है, जैसे कुछ एनिम इनोवेशन पे फोकस रहते हैं तो कुछ पायरेट अटैक्स पे या कुछ एडवेंचरस कहानियों पे। अब क्योंकि इंडियन कार्टून की स्टोरी लाइन अक्सर सेम होती है, इसीलिए वो लिमिटेड टाइम में ही खत्म हो जाते हैं, जबकि एनिम में मोरल्स को समझाने के लिए बाकायदा प्लॉट बनाया जाता है, जिस वजह से उनकी सीरीज निकलती है, लाइक फॉर एग्जाम्पल ड्रैगन बॉल ज़ेड। नंबर 2, रिलेटिविटी। जाहिर है अगर किसी शो में कोई स्टोरी लाइन ही नहीं है और वो बार बार एक ही चीज का ज्ञान तोड़ मरोड़ कर दे रहा है तो उससे ऑडियंस का कनेक्ट कर पाना मुश्किल होता है। इस पॉइंट को और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए तेनाली रामा, अकबर एंड बीरबल, विक्रम एंड वेताल को ही ले लीजिए। ये सभी नाम से तो अलग अलग थे, इनके कैरेक्टर भी अलग थे, लाइक आउट ऑफ द बॉक्स, पर एंड में सबने एक ही चीज सिखाई थी, जिस वजह से ऐसे फिक्शनल कैरेक्टर से ऑडियंस का कनेक्ट करना मुश्किल था। पर एनीम की हर सीरीज में उनके कैरेक्टर्स की जिंदगी को जितना हो सके उतना ऑडियंस से रिलेटेबल बनाते हुए उसमें फाइट, सस्पेंस और थ्रिल्स का तड़का मारा जाता है। इससे ऑडियंस को लगता है वो खुद ही इन कैरेक्टर्स को जी रहे हैं, which gives them relativity। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये रिलेटिविटी इंडियन कार्टून्स में नहीं होती, बिल्कुल होती है, बस उस रिलेटिविटी को समझने के लिए हमें हमारे पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है। नंबर 3, एनिमेशन स्टाइल। आपने जरूर नोटिस किया होगा इंडियन कार्टून्स देखने में ऑलमोस्ट सेम होते हैं, और कार्टून छोड़ो यहाँ की एनिमेटेड फिल्म में भी कैरेक्टर्स एक दूसरे से मिलते जुलते ही दिखते हैं, बस उनके फेशियल फीचर्स को थोड़ा अलग कर दिया जाता है। इसकी वजह है माइंडसेट, क्योंकि मेकर्स को ये लगता है कि अगर ऑडियंस को ये एनिमेशन अच्छा लग रहा है तो इसमें नया इन्वेंशन करने की जरूरत ही नहीं है, जबकि दूसरी तरफ एनिम मार्केट के कंपटीशन को देखते हुए अपनी इस इंडस्ट्री में इनोवेशंस करता रहता है। इतना ही नहीं, हाल फिलहाल में उनके पास 1000 प्लस एनिम कैटेगरीज हैं, जिन्हें वो अलग अलग चीजों पर यूज करते हैं, which clearly shows कि उनका लेवल ऑफ एनिमेशन बहुत हाई है। नंबर 4, टीचिंग्स। लेकिन एनिमेशन स्टाइल के साथ ये बात भी सच है, एनीम में किसी को खास तौर पे बच्चों को सीखने को नहीं मिलता, क्योंकि उनका मेन फोकस एंटरटेनमेंट होता है, जो वो अपने रिलेटिविटी के साथ ऑडियंस को दे देते हैं। और अगर उनमें कोई टीचिंग होती भी है तो मोस्टली इनडायरेक्ट होती है। लेकिन इन द शो नारुतो, जिसमें उसे अपने गांव का लीडर बनना होता है और मुश्किलों को पार करते हुए वो एंड में लीडर बन जाता है, इस मेगा सीरीज में सभी को अपने ड्रीम्स को फॉलो करने की सीख मिली थी। ठीक ऐसी ही सीख इंडियन कार्टून्स में भी मिलती है, जो या तो हमारे हिस्ट्री से इंस्पायर्ड होते हैं या फिर हमारे एंशिएंट कल्चर से। इसीलिए उनमें बड़ी बड़ी बातों को आसानी से एनिमेशन के फॉर्म में दिखाकर इजिली सिखा दिया जाता है, क्योंकि कहते हैं ना, इंसान को देखी हुई चीजें ज्यादा वक्त तक याद रहती हैं, और उसमें अगर वो चीजें एंटरटेनमेंट के साथ सीखने को मिल जाए तो शायद वो उन बातों को कभी भूले ही नहीं। नंबर 5, टारगेट ऑडियंस। और शायद यही वजह है कि इंडियन कार्टून्स की टारगेट ऑडियंस यूजुअली बच्चे ही होते हैं, जो कि वही टीचिंग्स देते हैं जो बाकी लोगों को उनके बड़े बुजुर्गों से मिलती रहती हैं। आप ही बताइए, कौन सा बड़ा व्यक्ति फ्री टाइम में टीवी पे छोटा भीम, रोल नंबर 21 देखता है? रही बात एनीम की, तो वो सभी तरह के सब्जेक्ट्स पे बनते हैं, एक्शन, सस्पेंस, लव। इसीलिए उनकी टारगेट ऑडियंस भी काफी बड़ी होती है और बड़ों से लेकर छोटों तक सभी को बांधे रखती है। वैसे तो आज के इस कंपटीशन में ज्यादा व्यूअरशिप और पॉपुलैरिटी की वजह से बहुत क्लियरली जापानीज एनीम की जीत हुई है, पर यहाँ चिंता की बात ये है कि बड़े बजट में बनने के बाद भी इंडियन कार्टून्स को दुनिया में कोई नहीं जानता है, जिसकी वजह है लैक ऑफ रिकॉग्निशन। इसका जीता जागता एग्जाम्पल है हमारे यहाँ रिलीज हुई रोड साइड रोमियो, जो 35 करोड़ खर्च करके बनी थी, लेकिन मेकर्स को छोड़ के उसे किसी ने नहीं देखा। और इसकी दूसरी वजह है गवर्नमेंट की लगाई हुई सेंसरशिप, जो यहाँ कार्टून्स में भी अपनी कैंची चलाती है, जिसके बाद सरकार की इसी कैंची की वजह से ना राइटर्स के पास कुछ इनोवेटिव सोचने की क्रिएटिविटी बचती है और ना ही एनिमेटर्स के पास चीजों को फ्रीली दिखाने की। पर आपको लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।